हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सैशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सैशन थ्रू आप डिस्कस करन जा रहे हैं 15 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 15 मई 2021 के जिन्हें भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पैशली जोड़े कि अपने एग्जाम के लिए जरूरी है उन्होंने आप डिस्कस करांगे अपने इस सैशन के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस सैशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे दे नाल। तो अज जी है वो बर्थ एनिवर्सरी है सुखदेव की। सुखदेव जोड़े कि भगत सिंह, राजगुरु तो सुखदेव, इन्होंने तीनों परसनस को आप बहुत चंगी तरह जानते हैं। इन्होंने तीनों परसनस को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई सी बिकॉज इन्होंने 1929 असैंबली बंब सिटिया। तो उस बंब सिटन के इनवॉल्व है सी। दैन जी इन्हों एक एसोसीएशन हैगी सी HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन। वो जी एसोसीएशन सी वो इनवॉल्व सी बंब बनाने लिए। तो इन्होंने तीनों परसनस को गिरफ्तार कर लिया गया। उस बाद 23 मार्च 1931 में तिन्हों फांसी दे दी गई। तो सुखदेव जोड़े कि अपने जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिता है अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के। तो उन्होंने बर्थ होया 15 मई 1907। 15 मई 1907 में उन्होंने बर्थ होया तो 23 मार्च 1931 में उन्होंने फांसी दे दी गई। सो काफ़ी छोटी उम्र के ही वो जोड़े अपनी देश लिए कुर्बान हो गए। अपन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना चाहिए। तो अज उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी है इसलिए आप उन्होंने अज रिमैंबर कर रहे हैं। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है एक स्कीम बारे जी की है PM किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसनों की लॉन्च किया गया सी कुछ टाइम पहला। एंड इस स्कीम के अंडर हर साल कुछ अमाउंट जी है वो किसान फैमिलीज़ नूं, किसान जोड़े फार्मर्स होंगे ने उन्होंने फैमिलीज़ नूं ट्रांसफर की जाती है। तो आप इस क्वेश्चन यही देख रहे हैं कि इस बारी मई 2021 जी अपने प्राइम मिनिस्टर है वो 8वीं इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं फार्मर्स नूं। 8th मतलब इस तो पहला ऑलरेडी कुछ टाइम हो गया जो ट्रांसफर कर दिया। हर साल कुछ जी इंस्टॉलमेंट्स ने वो दित्तियां जांदियां ने इस अमाउंट दियां। तो इस टाइम 8वीं जी इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हो रही है। आप दसना इस स्कीम के अंडर हर साल किन्ने रुपीज़ दिते जाते हैं फार्मर्स दियां फैमिलीज़ नूं। मतलब जोड़े भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे ने, एलिजिबल बेनीफिशरीज होंगे आ, उन्होंने हर साल कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जी आ वो सेंड की जाती है। तो आप दसना कितनी अमाउंट वो हर साल दी जाती है। तो जी PM किसान स्कीम है मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है वो अंडर हर साल 6000 रुपये फार्मर्स को ट्रांसफर किए जाते हैं उन्होंने डायरैक्ट अकाउंट के। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ दिस टाइम 14 मई को जोड़े प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जी 8th इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज़ कर दिता है। एंड ये जी स्कीम है और मोर दैन ₹19,000 करोड़ जोड़े वो ट्रांसफर हो चुके हैं। किसनों ट्रांसफर होया 9.5 करोड़ बेनीफिशरी फार्मर फैमिलीज़ मतलब जोड़े भी किसान है 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिता जा चुके हैं। इस स्कीम के अंडर फाइनैशियल बेनीफिट जोड़ा 6,000 पर ईयर वो प्रोवाइड किया जाता है एलिजिबल बेनीफिशरीज को। पेएबल होंगे 3-4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मतलब 3 इंस्टॉलमेंट एक साल पे की जाती ने इस स्कीम के अंडर जी की है PM किसान स्कीम। सो अगर आपको रिसेंटली आपको पता है फार्मर्स काफ़ी न्यूज़ चल रहा है तो फार्मर्स से रिलेटेड जी भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। सो PM किसान स्कीम मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वो अंडर 6,000 रुपये का बेनीफिट प्रोवाइड किया जाता है। एंड 3 जड़ियाँ वो 4 मंथली इंस्टॉलमेंट होंगे मतलब 4-4 महीने बाद जड़ियाँ 4-4 महीने बाद ये अमाउंट पे की जाती है। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट एक साल 6,000 रुपये पे कर दिए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को एक डिवेलपमेंट बारे। तो जी IIT रोपड़ है, IIT रोपड़ जी कि पंजाब के लोकेटेड है। तो अपने पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जी IIT रोपड़ की एक नवी मोबाइल क्रिमेशन सिस्टम है वो बनाया गया तो ये किस प्रिंसीपल के बेसिस पर काम करता है। तो IIT रोपड़ जी काफ़ी इस तरह के डिवेलपमेंट के काम कर रही है। जो पिछले साल भी COVID-19 शुरू होया सी इन्होंने आई थिंक सो एक जो वेंटिलेटर भी बनाया सी। मतलब इस तरह के डिवेलपमेंट चलदियाँ ही रहती हैं। ना एक होर कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपको पता है इंडिया COVID-19 के जो डेथ्स ने वो काफ़ी हो रही हैं। एक दिन के नियर अबाउट आई थिंक सो 3,000 या फिर 4,000 के विचकार डेथ्स हो रही हैं। केसेस भी आपको पता बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस टाइम पर जिन्नियां ज़्यादा डेथ्स होणगियां उन्ना ही उन्होंने जलाया जाएगा मतलब उन्होंने संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार करने के लिए अगर ट्रेडिशनल मैथड अपनाया जाएगा तो वो जी बहुत सारी जी लकड़ी आ वो इस्तेमाल होएगी। जी लकड़ इस्तेमाल होएगी तो वो बलन के करके CO2 पैदा होती है प्लस लकड़ के लिए जंगलों को कट्टिया जाएगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो अपना इन्वायरमेंट में भी नुकसान होएगा प्लस जी कॉस्ट है वो भी आती है। तो IIT रोपड़ ने एक इस तरह की क्रिमेशन सिस्टम बनाया मतलब संस्कार करने के लिए सिस्टम बनाया जोड़ा कि मोबाइल है मतलब एक थां तो दूसरी थां पर उन्होंने लिजा सकते हैं आप। तो ये प्रिंसीपल किहड़े ते काम करेगा, ये काम कर रहा विक स्टोव के सिस्टम से। विक स्टोव मतलब एक स्टोव तरह ही सिस्टम होगा जिस कॉइल्स लगियां होंगियां इलैक्ट्रॉनिक तो वो बॉडी में रखा रहेगा वो जल जाएगी मतलब लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना पएगा। सो IIT रोपड़ की इंपॉर्टेंट डिवेलपमेंट है क्रिमेशन सिस्टम वास्ते जोड़ा कि मोबाइल क्रिमेशन सिस्टम है एंड it will work on wick stove basis. Option B is the right answer.
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी रोपड़ जड़ा है उन्हें डिवेलप किया इको फ्रेंडली क्रिमेशन कार्ट। इको फ्रेंडली है मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिटेड विद स्टेनलैस स्टील इंसुलेशन ट्रेस होणगियां, मतलब जिहदे स्टेनलैस स्टील दियां ट्रेस लगियां होणगियां। इहदे नाल वुड कंजम्पशन जिहड़ी है वो लैस होएगी। एंड टैक्नोलॉजी जिहड़ी आ इस सिस्टम के बिहाइंड किहड़ी काम कर रही है विक स्टोव, जिहदे विच की है विक आफ्टर लिफ्टिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्मोकलैस ब्लू फ्लेम, मतलब जो वो उपर बॉडी रखी जाएगी तो एक स्मोकलैस कोई भी धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि जो लक्कड़ बलदी है तो धुआं निकलता है, धुआं दे नाल नुकसान होंदा है अपने इन्वायरमेंट नूं। सो ये जिहड़ी इहदे विच धुआं निकलेगा विदाउट स्मोक, तो स्मोकलैस ब्लू फ्लेम निकल गई तो जिहदे नाल जिहड़ी बॉडी है वो बिल्कुल लाइक जल जाएगी, मतलब ते कंबशन एयर सिस्टम जिहड़ा है वो इंस्टॉल हो जाएगा। द कार्ट हैज़ कंबशन एयर फॉर प्राइमरी एंड सैकेंडरी हॉट एयर सिस्टम, इहदे कोल कंबशन एयर हैगा प्राइमरी ते सैकेंडरी हॉट एयर सिस्टम वास्ते। एंड अगर तुसीं देखना चाहुंदे हो तो ये हैगा जिहड़ा बनाया विक स्टोव क्रिमेशन IIT रोपड़ ने बनाया रिसेंटली। तो अच्छी तो मतलब आप नहीं कह सकते चलो, बट अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो अच्छी है। बट अगर वैसे गल करिए कि देखो डेथ्स इन्नियां हो रही कि आपां नूं लक्कड़ बचाउण दे लई इस तरह की डिवेलपमेंट्स करनियां पै रही ने। सो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन बनी हुई है। इस कंडीशन अपना ध्यान रखो। कोविड-19 के जोड़े केसिस ने एक दिन के नियर अबाउट आई थिंक सो 3.25 लाख के केसिस आ रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको प्रिकॉशनस लेने चाहिए बिकॉज वैक्सीनेशन जी किन्नी को ज़्यादा हो सकेगी। आप बेसिकली डरते भी हाँ कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी, तो इस टाइम पर सब तो अच्छा जो सोल्यूशन है वो है अपनी सेफ्टी रखो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, मास्क का यूज़ करो, अपने घर तो बाहर उदों ही जाओ जो बहुत ज़्यादा जरूरत हो। वैसे घरों बाहर जाने की लोड़ नहीं, घरे बैठे तुम अपनी स्टडी कर सकते हो। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा ये एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, आप दसना किस स्टेट के एंड जो टाइगर रिजर्व है उत्थे एक इंपॉर्टेंट काम होया उहदे बारे भी आप स्टडी करांगे। सो अपने को स्टेटमेंट्स गिवन ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे, आप दसना किहड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे कह रहा है कि जिहड़ा लोकेटेड हैगा असम दे मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिहड़ा है असम दे लोकेटेड है। सैकेंड द पीलीभीत टाइगर रिजर्व वॉज अवॉर्डेड द TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर सिंस 2010 कि जिहड़ा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना उन्हें जो अपने टाइगर्स है उन्होंने पॉपुलेशन डबल कर ली, तो इसलिए उन्होंने TX2 मतलब टाइगर 2 टाइम्स मतलब टाइगर डबल टाइम्स कर ले वो अवार्ड भी मिले, क्योंकि 2010 तो लेके इन्होंने काफ़ी सारा काम किया तो अपनी जी टाइगर की पॉपुलेशन है उन्होंने नियर अबाउट डबल कर लिया। सो इस क्वेश्चन के देखिए तो सिर्फ और सिर्फ सैकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज अगर तुसी प्रीवियस वीडियोज़ भी सुनिया होंगे करंट अफेयर्स दियाँ तो ये थोड़े लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज आप उन्होंने सारे जोड़े टाइगर अपने जो नेशनल पार्क वगैरह डिस्कस किए सी, तो असम में कोई भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम का पार्क या फिर रिजर्व नहीं आया सी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जोड़ा है वो है UP उत्तर प्रदेश के। सो ऑप्शन फर्स्ट जी स्टेटमेंट 1 जी वो रॉन्ग होगी, स्टेटमेंट 2 राइट है। सो ऑप्शन कि अपनी सही होएगी वो हैगी ऑप्शन B, ओनली 2 सेकेंड statement is right statement। फिर 65 इंडिविजुअल्स रिकॉर्डेड इन 2018 मतलब कल्ले 2018 पीलीभीत टाइगर रिजर्व जोड़े 65 इंडिविजुअल 65 टाइगर्स जी उन्होंने गिनती इंक्रीज हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जोड़ा है UP लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश लोकेटेड है एंड इन्होंने TX2 अवार्ड मिले आपकी जी पॉपुलेशन आ टाइगर्स से उन्होंने डबल करने के लिए, मतलब 2010 तो उन्होंने काम करना शुरू किया, उस तरह हूँ तक इन्होंने जो टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल कर लिया। एंड जो रिजर्व है इट इज़ अ इंपॉर्टेंट सोर्स साइट फॉर टाइगर्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर कनैक्टिविटी अक्रॉस द वास्ट ट्राई आर्क लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड नेपाल। जिहड़ा UP है वो नेपाल दे नाल बाउंड्री टच करता है, तो अगर इंडिया तो नेपाल दे विच अगर आप कनैक्टिविटी बढ़ानी है तो वो लिए ये काम करता है। प्लस टाइगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट हैगी आ। TX2 का मतलब की है टाइगर्स टाइम्स 2, मतलब टाइगर्स डबल हो गया एंड इट सिग्नलिंग द गोल ऑफ टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022 2022 तक का एक टारगेट हैगा सी कि टाइगर्स की पॉपुलेशन जी उन्होंने डबल करना, तो उस चीज़ को सिग्नीफाई करता TX2 जिहड़ा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उन्हें अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर भी लिया है। नैक्सट ये तुसीं देख सकते हो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फ्रंट व्यू आ, ये टाइगर रिजर्व है जिहड़ा कि UP लोकेटेड है, फ्रंट व्यू तुसीं देख सकते हो। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा वनधन स्कीम बारे, तो अपने को कुछ स्टेटमेंट्स गिवन ने आप दसना वनधन स्कीम के रिगार्डिंग किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। वनधन स्कीम अगर थोड़ा थोड़ा भी पता हो तो ये जी लॉन्च की गई है
किस लिए की गई आ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਈਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ इस तरह के काम करने वास्ते ही वंदन स्कीम लॉन्च की गई है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂट्स ने, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ਜਿਹੜਾ वंदन स्कीम है ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ, ਕਿ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਟ ਸੀਕਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਨਕਮਸ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗੀ? ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਫਸਟ ਰੋਂਗ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਹੋਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 ਐਂਡ 3 ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਐਂਡ ਸੀਕਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਨਕਮਸ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਫॉर ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ। ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂ ਬੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਵੰਦਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਦਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੰਦਨ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਟੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੰਦਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਥੀਸ ਬੌਂਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫॉर ਲੋਨਸ। तो ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਥੀਸ ਗੋਲਡ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ। थर्ड, इट इज सोल्ड ओनली फॉर रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता अपने लिए कि ਜਿਹੜੇ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ these can be sold through national stock exchange and Bombay stock exchange, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਮਤਲਬ NSE ਤੇ BSE ਦੇ ਥਰੂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RBI ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ NSE ਤੇ BSE ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। all of the above statements are correct। आरबीआई इन्हां बॉन्ड्स ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦ ਬੌਂਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲਡ ਥਰੂ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ। ਐਂਡ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫॉर ਸੋ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSE ਤੇ BSE, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਫ 골ਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ 1 ਗ੍ਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਥੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। गोल्ड ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ। ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸੋਵਰਨ 골ਡ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ਐਂਡ ਫॉर ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਲਡਰਸ मतलब अगर मान लो कि मैं ते मेरे नाल कोई होर पर्सन मिल के इस इन्हां बॉन्ड्स नूं लै रहा तो जिहड़ी लिमिट मिनीमम वाली मिनीमम 2 ते मैक्सिमम 500 इस पहले पर्सन ते अप्लाई होएगी, जिहड़ा फर्स्ट पर्सन है उन्हां दोनों दे चों तो उस ते अप्लाई होएगी ये जिहड़ी लिमिट है। सो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड की फॉर्म में इन्हों डिनोमिनेट किया रहता है। एज पर द स्कीम गोल्ड बॉन्ड्स विल बी सोल्ड ओनली टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ आ उन्होंने ही सेल किए जाएंगे, जिमें कि इंडिविजुअल्स हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, ट्रस्ट हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो वही इसनूं सबसक्राइब कर सकते हैं जोड़े कि रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज़ है ने। एंड जोड़े बॉन्ड आ उन्होंने टेन्योर हो गया 8 साल का टोटल। एंड अपने को एग्जिट ऑप्शन भी हैगी, जिवें आपां FD कराने ना, FD कराने तो आप मान लो 10 साल की FD कराई तो 10 साल जोड़ा उस उन्हें उदों तक ही आप इन्हों लै सकते हैं, बट विचकार अपने को ऑप्शन होंगे एग्जिट की कि मिनीमम 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। तो उस तरह जो बॉन्ड है उन्होंने भी टोटल टेन्योर 8 साल का है, बट एग्जिट ऑप्शन हैगी आ 5 साल तो बाद, मतलब जो उन्होंने बॉन्ड्स नूं लिया अपने 5 साल कंप्लीट हो गए उस तो बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 8 साल टोटल टर्म है, एग्जिट जी टर्म है वो स्टार्ट होंगी है 5 साल तो बाद। एंड दे विल ऑल्सो बी ट्रेडेबल इन द
बॉर्सेस बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज कोलैटरल फॉर लोन। अगर आप लोन लेना तो वो बदले आप बॉन्ड्स की सिक्योरिटी रख सकते हैं। सो कोलैटरल सिक्योरिटी का भी काम करते हैं अगर आप कोई लोन्स लैने आ। सो ये जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। आपको स्टेट PCS या फिर आई थिंक सो सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम हो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते। Next question, Hermann Borgohen passed away in May 2021. He received the Sahitya Akademi Award in 1978 for which of the following novels? तो एक पर्सन है हॉमन बॉर्गोहन, उन्होंने रिसेंटली डेथ हो गई है, उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੋਵਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੌਮਨ ਬੋਰਗੋਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੋਵਲਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ 3। renowned Assamese author and journalist Hermann Borgohain passes away and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਅਪੈਕਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੋਡੀ ਆਫ ਅਸਮ ਸਾਹਿਤਿਆ ਸਭਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਬੋਰਗੋਨ ਨੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਸ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਅਸਾਮੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2 ਅਸਾਮੀਜ਼ ਡੇਲੀਜ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਅਸਾਮੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰ ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਨਿਊਮੋਇਆ ਵਾਰਤਾ। तो इन्होंने दोनों जोड़े न्यूज़पेपर्स है उन्होंने एडिटर इन चीफ भी रह चुके हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट परसनैलिटी आ। सो आपू फ्रीकुएंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑबिचुरीज के। सो याद रखना हॉमन बॉर्गोहन उन्होंने डेथ हो गई है रिसेंटली, असम में बिलोंग करते हैं, फील्ड उन्होंने हैगी ऑथर है मतलब राइटर है, जर्नलिस्ट है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो भी मिल चुका। तो काफ़ी अच्छा जो उनका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाम याद रखना किस नॉवल वास्ते मिले सी, वो हैगा पिता पुत्रा 1978 ये वास्ते मिले सी। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से नाल लिंक्ड। तो आप रिसेंटली कुछ जोड़े अवार्ड जो प्रेजेंट किए गए हैं, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 अनाउंस किए गए। और किस परसन को मिलिया लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर लुइस हैमिल्टन। सो एक इंपॉर्टेंट परसन है जोड़े काफ़ी ज़्यादा अजकल सुर्खियां में छाए होंगे, स्पेन के प्लेयर ने राफेल नडाल। तो राफेल नडाल को ही जो स्पोर्ट्स लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टाइटल मिलिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्पेन के हैगे ने राफेल नडाल जिन्होंने 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलिया। नडाल ने जोड़ा इक्वल्ड किया रोजर फेडरर के रिकॉर्ड में ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, मतलब रोजर फेडरर के कोल पहला जोड़ा ये जोड़ा हुंदा सी रिकॉर्ड कि 20 ग्रैंड स्लैम जिते होया, तो हुण जोड़े राफेल नडाल आ वो भी उन्होंने इक्वल हो चुकी है। उन्होंने अपना 13वां फ्रेंच ओपन क्राउन जो जिते है, क्ले ग्राउंड के बादशाह मने जाते हैं। क्ले ग्राउंड से जो इन्होंने 13वां फ्रेंच ओपन उसनों जितया। तो जोड़े राफेल नडाल आ वो स्पेन में बिलोंग करते हैं, स्पेन की कैपिटल की है मैड्रिड। नैक्सट भी इदा ही क्वेश्चन है लॉरेंस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसनों मिले? 2021 के लिए 2 परसनस होंगे ऑब्वियसली, स्पोर्ट्समैन भी दिता जाएगा, 2 स्पोर्ट्स विमेन भी दिता जाएगा। स्पोर्ट्समैन आप देख लिया नडाल को मिले, स्पोर्ट्स विमेन किसनों मिले? ये भी अपनी फील्ड बहुत अच्छी प्लेयर आ। अजकल कोई भी तुम सुनो अवार्ड तो इन्हों का ही नाम होंगे, उन्होंने नाम है नाओमी ओखोरा, नाओमी ओसाका, क्रिस्टियाना या फिर नन ऑफ द अबव। सो अगर आप इस परसनैलिटी की गल करिए उन्होंने नाम है नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जापान की ये प्लेयर आ जिन्होंने ये अवार्ड मिले। जापान ओसाका वन हर सैकेंड US ओपन, मतलब जो इन्होंने इस बार सैकेंड US ओपन जितया उस तो बाद इन्होंने टाइटल मिल गया। उस तो बाद कुछ होर भी जोड़े अवार्ड इस लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिते गए। तो इस जर्मन सॉकर है चैंपियन बैरन म्यूनिच जिन्होंने लास्ट सैशन का चैंपियंस लीग अवार्ड मिले, जिन्होंने टीम के वास्ते अवार्ड मिले। ब्रिटिश के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन आ, आई थिंक सो 2-3 दिन पहले आप उन्होंने भी गल की सी। तो उन्होंने किया इनॉग्रल एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जितया फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फाइट टाइगर रेसिज्म, मतलब फाइट अगेंस्ट रेसिज्म मतलब होंगे कास्टिज्म हो गया, कलर हो गया, ਉਹਦੇ अगेंस्ट फाइट करने के लिए उन्होंने मिले एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड टेनिस लेजेंड है बिली जीन किंग, वो अवार्ड किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द लॉरेंस अकेडमी। सो ये जोड़े इंपॉर्टेंट प्राइजेस दिए गए इस बारे लॉरेंस अकेडमी डे। जो स्पोर्ट्समैन कौन बने राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वूमेन कौन बनी है नाओमी ओसाका, एंड उस बाद जो बैरन म्यूनिच आ उन्होंने भी
मिले टीम ऑफ द ईयर अवार्ड ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਥਲੀਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲੀ ਜੀਨ ਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਨਾਓਮੀ ओसाका ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर लिया। लास्ट से थोड़े लिए एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम कोई भी बैचेस ज्वाइन करने हो तो सारे बैचेस गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर रन कर रहे हैं। तुम किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन लैनी हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके लै सकते हो रिगार्डिंग बैचेस टाइमिंग कोई शेड्यूल कुछ भी है तो ये रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा इस नंबर पर मिल जाएगी। एंड अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नाल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।